अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पहले भी डॉक्टर ज़किया के प्लेटफॉर्म से वीडियोस बनाई हैं और आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एनोमली स्कैन के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ कि ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आती हैं और उनका हमसे क्वेश्चन ये होता है कि जी आप ये एनोमली स्कैन क्यों कराना चाहती हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती थी कि बेसिकली एनोमली स्कैन जो है वो हम एक मखसूस टाइम पीरियड में करवाते हैं ताकि बच्चे के अंदर कोई भी नुक्स कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर सकें और उसका सलूशन कर सकें। अब उसमें इसके डिफरेंट नेम से ये स्कैन जाना जाता है, जिसको हम जो है वो कंजेनिटल एनोमली स्कैन भी बोलते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं इसी को, एनाटॉमी स्कैन भी इसी का नाम है और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी इसी को बोला जाता है, जो कि मिड प्रेगनेंसी एक सोनोग्राफी है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये बच्चे की बनावटी साख्त का अल्ट्रासाउंड है, जिससे हमें उसकी साख्त के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने का मौका मिलता है। अब ये करवाया किस टाइम पर जाता है, ये 19 से लेकर 22 हफ्ते तक में इसका एक पीरियड है जिसमें ये करवाना ज़रूरी है, लेकिन हम 20वें हफ्ते में यानी 20 वीक्स पे इसको रिकमेंड करते हैं। 19 वीक से पहले क्यों नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि उस वक्त बच्चे की जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं और वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती कि आप डॉक्यूमेंट कर सको कि ये एनॉमलस बेबी है। और 22 वीक्स के बाद क्या है कि जो लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम है वो चूँकि गुजर चुका होता है, तो हम 22 वीक्स के बाद भी ये यूज़लेस है। तो इसलिए ये 20 वीक्स पर कराना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि जो एनॉमलीज़ हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को लीगली टर्मिनेट कर सकें। अब ये सब बात आ जाती है कि ये कहाँ से करवाना चाहिए, तो ये एक अच्छे सेंटर से करवाना चाहिए जिनके पास ये सहूलत हो कि वहाँ पर एक अच्छे सोनोलॉजिस्ट हों और जिनके पास एक अच्छा इक्विपमेंट हो जिससे वो ये सारी चीज़ें देख सकें। और ये ट्रांस एब्डोमिनल है, मतलब ये पेट के ऊपर से किया जाता है और इसका जो दौरानिया है वो 20 से 25 मिनट से 30 मिनट तक का दौरानिया है, जिसमें वो तफसील से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जब अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट जाती है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं, जब अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करते हैं, कि ये सिंगल है, ट्विंस है या ट्रिपलेट है। प्रेगनेंसी का नंबर देखने के बाद जो दूसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि इसकी कार्डिक एक्टिविटी कैसी है। कार्डिक एक्टिविटी अपने लेवल से कम है या ज़्यादा है। ये चीज़ें देखने के बाद फिर हम बच्चे की डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके लिम्स की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। ये सारी चीज़ें जब हम डिटेल में देख लेते हैं तो फिर हम फिटल ग्रोथ के पैरामीटर्स देखते हैं, जिसमें हमें फीमर लेंथ देखनी होती है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस देखना होता है और हेड सर्कमफेरेंस देखना होता है। ये सारी चीज़ें हमें ये शो करती हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरफ जा रही है, क्या वो ग्रोथली रिटार्डेड ग्रोथ की तरफ चीज़ें पैरामीटर्स शो हो रहे हैं या वो इंक्रीज ग्रोथ की तरफ शो हो रहे हैं। अगर वो इंक्रीज्ड हैं तो फिर हम उसके मदर के शुगर लेवल्स जो हैं वो मॉनिटर करते हैं और उसकी कॉज को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम बच्चे के इर्द गिर्द का जो पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, हम उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि उसका लेवल क्या है, क्या वो कम है अपने लेवल से या वो ज़्यादा है। अगर वो कम है तो इसको ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर वो ज़्यादा है तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से हमें इन सारे पैरामीटर्स का आइडिया हो जाता है। अच्छा, अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो है प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, कि प्लेसेंटा कहाँ पर लोकेटेड है। प्लेसेंटा आवल को बोलते हैं। ये वो चीज़ है जो कि माँ के अंदर से खुराक खून की शक्ल में बच्चे तक पहुँचाती है और बच्चे से सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मदर तक पहुँचाती है। तो ये प्लेसेंटा जो है ये थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड ये मदर के साथ अटैच होता है। अब हम इसकी लोकलाइजेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर होता है। ये अगर बच्चेदानी यानी यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से पर है दैट इज़ गुड। अगर ये उसके एंटीरियर वॉल पर है दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर ये उसकी पोस्टीरियर वॉल पर है देन इट्स ऑल्सो गुड। लेकिन अगर ये उसके इसकी निचले हिस्से पर लाई कर रहा है, वहाँ तक जा रहा है, तो फिर इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी है और एक कॉम्प्लिकेशन है मरीज़ के अंदर, क्योंकि वो ब्लीड कर सकती है, उसको ब्लीडिंग इस हद तक बढ़ जाती है जो कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लेसेंटल लोकलाइजेशन से पता चल जाती हैं। फिर हम इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड को देखते हैं कि उसमें वेसल्स कितनी हैं, क्या उसमें 3 वेसल्स हैं, 2 वेसल्स हैं या उन वेसल्स का स्टेटस, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। अब मैं आपको एनॉमलीज़ के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन सी एनॉमलीज़ हैं जो कि जब हम बच्चे में देखेंगे तो फिर हम उसकी टर्मिनेशन का सोचते हैं। सबसे पहले तो है एननकेफली, जिसका मतलब है कि बच्चे का सर बना ही नहीं हुआ
और वो गायब है, तो ये वो कैफियत है जिसमें वो सर्वाइवल नहीं कर सकता, तो फिर हमें उसको टर्मिनेट करना होता है। दूसरा है स्पाइना बाइफिडा, जिसका मतलब है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट है। रीढ़ की हड्डी जो है वो अपनी 2 शाखें रखे हुए है और वो अपना सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, जिसके बुनियाद पर ऐसे बच्चे की टर्मिनेशन प्लान की जाती है। फिर इसमें डिफरेंट सिंड्रोम्स आ जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ सिंड्रोम्स हैं। हिपाटाओ सिंड्रोम के नाम से एक सिंड्रोम है, जिसमें क्रोमोसोमल लेवल पर जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आती हैं कि वो 13 नंबर क्रोमोसोम पर 2 की बजाय 3 हैं, तो वो ट्राइसोमी 13 होता है। अच्छा, इसी तरह फिर एडवर्ड सिंड्रोम है, जिसमें ट्राइसोमी 18 है, जो कि क्रोमोसोमल नंबर 18 पर 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम्स हैं। अगर एक नंबर एक्स्ट्रा है तो वो ट्राइसोमी 18 के नाम से हमारे पास एक एनॉमली है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, जो कि 12 या 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर वैसे हमें नज़र आ जाता है, लेकिन अगर वो मिस हो गया है उस वक़्त तो वो हम यहाँ अब भी देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम है। ये वो कैफियत हैं जिनमें कि बच्चे की टर्मिनेशन को प्लान किया जाता है। इन चीज़ों के बाद फिर हम उसके जो चेहरे की साख्त है, बनावटी साख्त है, हम उसको गौर करते हैं। तो उसमें जो आपकी नाक की हड्डी है, इसकी डिफेक्ट्स हैं। नाक का जो टिश्यू है वो बना ही नहीं हुआ, या वो बहुत कम है अपनी मतलूबा मिकदार से, जिसको नेज़ल हाइपोप्लेसिया कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्लेफ्ट लिप यानी कि कटे हुए होंठ, क्लेफ्ट पैलेट यानी कटे हुए तालू, ये वो चीज़ें हैं जो कि 20वें हफ्ते पर जब हमें नज़र आ जाती हैं तो हम उनको टाइमली प्लान कर सकते हैं, उनके ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं उस बच्चे की डिलीवरी के बाद। तो ये इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा बच्चे की जो है वो हाथों पैरों की उंगलियां, उनकी तादाद, उनकी साख्त और वो कितनी बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैरों की भी, हाथों की भी और टांगें, बाजू, इन सब की जो साख्त है वो हमें उसी टाइम नज़र आ जाती है। उसके बाद फिर हम जब अंदरूनी अज़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दिल को देखते हैं, हार्ट में, कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, दिल के जो हैं वो कितने खाने हैं, उनमें अंदर सुराख तो नहीं, उनकी जो अंदरूनी झिल्लियाँ हैं और जो अंदरूनी सेप्टम्स हैं, उनकी जो साख्त है वो किस किस्म की है, क्या वो इस काबिल है कि वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर सर्वाइव कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम उसी टाइम देख लेते हैं। अच्छा, गुर्दे के इसके बाद, दिल के बाद अब गुर्दे को हम देख लेते हैं कि क्या वो मौजूद हैं, अपना सही काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं मौजूद तो इस कैफियत को जो है वो रीनल एजेनेसिस कहा जाता है। ये भी एक तरह की कंडीशन है कि जिसमें बच्चा जो है वो इनसफिशेंसी का, रीनल इनसफिशेंसी का शिकार रहता है अपने ग्रोइंग एज में। अच्छा, उसके बाद फिर हम स्टमक की तरफ आते हैं। स्टमक बबल एक चीज़ है और दूसरा जो है वो गैस्ट्रोक्लाइसिस एक ऐसी कैफियत है जिसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी पेट के जो मसल्स हैं उनकी ऊपर वाली जो पहली दीवार है वो बनी ही नहीं हुई, कंजेनिटली वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं या जो खुराक की जो नालियाँ हैं वो बाहर को लटकी हुई होती हैं, वो पेट में पड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो अपने सारे इन प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है और उसको मुतअद्दिद बार ऑपरेशंस की नौबत आएंगी अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा होकर किस तरह से सर्वाइव करेगा और हमें उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए किस तरीके से प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं एनॉमली स्कैन में तो फिर हमारे लिए उस पेशेंट की काउंसलिंग और उसकी मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है। अब एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगी कि जो ख़वातीन ये मुतमईन हो जाती हैं इस चीज़ से कि जी एनॉमली स्कैन हमारा हो गया है और अब हम बच्चे में कोई नुक्स नहीं है, अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है, तो ये ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मशीन ने उसको नहीं देख सकती। सिर्फ 40% हम ये कमेंट कर सकते हैं एनॉमलस बेबी के बारे में, अदरवाइज़ 60% एनॉमलीज़ ऐसी हैं जो कि स्कैन मशीन पर पिक नहीं होती। तो ऐसी सूरत में भी उस डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, ना ही उस मशीन का कोई इशू है। लेकिन हम अपनी बेटरमेंट के लिए, हम एक चीज़ों को बेहतर साइड पर लाने के लिए एनॉमली स्कैन पेशेंट्स को एडवाइस भी करते हैं और ये हर खातून को ज़रूर करवाना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।